हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एक और नए सब्जेक्ट की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट, अर्थात की वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्नोत्तरों पर। ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को मैं आज से प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम कंप्लीटली अगर बात करें तो बहुत कम सेशन होने वाले हैं। लगभग 6 से 7 सेशन के अंदर अंदर ही हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें 150 से ज्यादा, मतलब ये मान लीजिए कि 150 से 200 क्वेश्चनों के अंतर्गत जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज में, जिनको कुछ छोटे छोटे पार्टों में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसके माध्यम से हम जो है 5 या 6 सीरीज में या 5 या 6 एपिसोड के माध्यम से ही इस पूरे सब्जेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ये समझ रहे हो कि बीए प्लेटफॉर्म है तो सिर्फ बीए के लिए ही ये वाला सब्जेक्ट है, अर्थात कि फाउंडेशन कोर्स सिर्फ बीए के लिए ही होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फाउंडेशन कोर्स योगा एंड मेडिटेशन वाला जो ये पार्ट है, या योग एवं ध्यान वाला जो ये पार्ट है फाउंडेशन कोर्स का, ये सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीए के अलावा बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए है ना, और बीए एलएलबी के सभी छात्रों के लिए बिल्कुल उसी रूप से, अर्थात कि समान रूप से महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा। ठीक है ना। तो सभी छात्र इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं और अपने फाउंडेशन कोर्स के इस सब्जेक्ट को पूरी तरह कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन से हम बात करेंगे इसमें यूनिट फर्स्ट से, इकाई फर्स्ट से। और इकाई फर्स्ट में मतलब कि यूनिट फर्स्ट में जो है आपके कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि योग की व्युत्पत्ति कैसे होती है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, अभ्यास के नियम क्या होते हैं, योग प्रथाओं क्या होती है, इनका परिचय देखने को मिलेगा इसमें। षटकर्म, सूर्य नमस्कार, ये सारी बातें, जो ये सारे टॉपिक हैं, ये पहली इकाई में ही कवर होंगे। तो पहले प्रथम के जो 3 लेक्चर हमारे होने वाले हैं, इस प्रथम 3 लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर के आया हूं। इस सब के अलावा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख करके, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आसानी से सभी सब्जेक्ट मिल ही जाएंगे। और जिस सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर क्लिक करते ही आपको सभी लेक्चर पूरे क्रम से देखने को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इस सब के अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी लेक्चर कहे कि सभी सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं आपके, वो सभी विषय आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, एक ही स्थान पर मिल जाए, बार बार आपको यूट्यूब में अंदर जाकर के खोजना ना पड़े, तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप आसानी से जाकर के उसको डाउनलोड कर, माफ कीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट हमारी क्लासेस का मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस छोटी सी सीरीज में हम 20 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों को, यूनिट फर्स्ट को अभी हम इन 3 लेक्चरों के माध्यम से देखने वाले हैं। जो प्रारंभ के जो 3 लेक्चर होने वाले हैं, प्रारंभ के जो 3 लेक्चर होंगे, उन 3 लेक्चरों में हम यूनिट 1 पर ही चर्चा करेंगे, या उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। योग शब्द की उत्पत्ति कहें, व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस शब्द से मानी जाती है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको इसी सेम पैटर्न में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से आपको चूज करना होगा कि इस योग शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है, ये किस शब्द से मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स में इस योग और ध्यान वाले इस विषय को थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, क्योंकि स्टार्टिंग का ही बिंदु है ये, ठीक है, तो योग शब्द तो आपको पता जरूर होगा, 100% इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये संस्कृत के युज धातु से हुई है। कौन सी युज धातु से हुई है? संस्कृत की युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, योग शब्द का अर्थ क्या है। योग शब्द का अर्थ क्या है? तो योग शब्द का अर्थ जोड़ना, शांति प्राप्त करना, पढ़ना या सहयोग करना। अब देखिए, योग जो होता है, योग साधना जो होती है, योग साधना दरअसल ये आध्यात्मिक होती है ना। और आध्यात्मिक योग का जो प्रथम उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ही ये होता है कि स्वयं को
उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना, या जो सर्वशक्तिशाली या ब्रह्मांड की जो सर्वशक्तिशाली शक्ति है उसके साथ में स्वयं को जोड़ना, स्वयं को मतलब कि आत्मा को, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम अपनी भाषा में कहें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना ही योग कहलाता है। तो योग का एक वास्तविक अर्थ होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा जोड़ना, जोड़ना, ठीक है ना। आत्मा को अर्थात कि स्वयं को परमात्मा से, ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना। क्लियर है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है। एक एक शब्द को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न से भी कभी कभी उत्तर निकलता है। एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, याद रखिएगा, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है। अब इसी स्थान पर हो सकता है कि अगला प्रश्न आपके सामने ये आ जाए कि योग का संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछ ले जाए, तो वहां पर पतंजलि। तो देखिए यहां पर क्लियर हो पा रहा है इस प्रश्न से ही कि पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि योग को परिभाषित किए किसने किया, पतंजलि ने किया है। क्लियर है, तो पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में, श्वास लेना व छोड़ने के रूप में, मजबूत व स्थिर शरीर, या फिर व्यायाम का अभ्यास करना। अब इसको थोड़ा सा समझिए दोस्तों। देखिए पतंजलि अब दरअसल पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि ये गुरु थे, ये एक आचार्य थे। कब इनका समय काल क्या रहा होगा, तो इनका समय काल लगभग अगर मान के चले तो 500 ईसा पूर्व के समय का रहा था, ठीक है ना। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने इस जो योग सूत्र थे इनकी रचना की थी। क्लियर है, तो उन्होंने ही जो है पतंजलि ने ही योग को चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में इसे परिभाषित किया था, चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में। तो ये चित्त वृत्ति क्या होती है दोस्तों, चित्त वृत्ति कुछ नहीं बल्कि ये एक वो साधना होती है जो कि चित्त को स्वस्थ या निरोध रखने के लिए इन्होंने बताए थे। अभ्यास और वैराग्य, ये दो नियम इन्होंने बताए थे। चित्त वृत्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों विशेष रूप से 5 वृत्तियों की इसमें बात की गई है, 5 वृत्तियों की बात की गई है। कौन कौन सी 5 वृत्ति होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं और इन्हीं 5 वृत्तियों को ही निरोध रखने के लिए, कहें कि स्वस्थ रखने के लिए ही इन्होंने 2 नियम बताए थे, अभ्यास और वैराग्य का। क्लियर है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि कौन थे। देख ली, पूछ लिया गया है महर्षि पतंजलि कौन थे। तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के संस्थापक थे, या हठ योग प्रदीपिका के रचयिता थे, या कर्म योग को लिखने वाले थे, या फिर भगवत गीता के रचयिता थे। आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि अष्टांग योग के संस्थापक थे। कौन थे, अष्टांग योग के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये अष्टांग योग क्या है, ये अष्टांग योग क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी एक मोटी मोटी सी जानकारी ले लीजिए। अष्टांग योग अर्थात कि ये योग करने के 8 नियम थे, योग के 8 नियम थे, और इनकी रचना भी किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने ही की थी। कौन कौन से 8 योग थे दोस्तों, तो ये थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है ना। तो ये 8 अंग कह सकते हैं हम, योग के ये 8 अंग थे, और इनके ये संस्थापक थे कौन, महर्षि पतंजलि। इसलिए हम इसका ऑप्शन ए को सही करेंगे, इसका है ना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अष्टांग योग के संस्थापक थे महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बात और याद रहे इसमें, योग की अष्टांग योग की शुरुआत कब से की मानी जाती है, तो ये 500 से 200 ईसा पूर्व के बीच में महर्षि पतंजलि ने इन योग सूत्रों की रचना की थी। तो दोस्तों अभी तक का इन द सेंस कि जब तक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की रिसर्च नहीं हुई थी, खुदाई नहीं हुई थी, उससे पहले तो पूरी दुनिया के जो जितने भी विद्वान थे उनका भी मानना था कि इस योग की जो शुरुआत हुई है ये लगभग जो है 500 ईसा पूर्व के समय से मानी जाती है, जबकि बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। उस समय की कहानी ये मानी जाती है। ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर हम 500 ईसा पूर्व की बात करें, अर्थात कि पश्चिमी जो विद्वान थे उन्होंने जो माना था, लंबे समय से मानते आ रहे थे, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 2000 साल तो ये हो गए हमारे, और 500 उसके पीछे चले जाइए तो लगभग 2500 मतलब 2500 साल पहले से योग की शुरुआत मानी गई थी। लेकिन जैसे ही हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई,
तो वहां से जो प्रमाण हमें मिले, तो उन प्रमाणों से योग की शुरुआत को जो समय काल माना गया है ना, उसमें बड़ा परिवर्तन आया था। क्योंकि उस समय भी खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे जो ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे कि उस समय के लोग भी योग किया करते थे। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 3000 साल ईसा पूर्व की कहानी थी। ये 3000 ईसा पूर्व की, ठीक है ना। तो 3000 ईसा पूर्व साल वो, और 2000 में अभी हम चल रहे हैं, तो लगभग ये 5000 साल हो चुके हैं किसके, योग की शुरुआत के। लेकिन आधुनिक योग की अगर हम बात करेंगे तो कहानी कुछ और ही होगी। आगे चलते चलिए आगे। हर एक क्वेश्चन में पूरी तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, एक एक बिंदु इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या समझ आया, महर्षि पंतजलि ने ही अष्टांग योग की स्थापना की थी। दूसरी बात, योग की शुरुआत कब से मानी जा रही थी, तो प्राचीन समय से अगर बात करें हम, तो इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व तक की मानी गई थी। लेकिन हड़प्पा की खुदाई के बाद में इसे जो है 5000 साल से लगभग इसको माना जा रहा है, मतलब 3000 ईसा पूर्व और 2000 ये, तो 5000 साल का लगभग इसका रिकॉर्ड रहा है। अगला प्रश्न है कि योग का अंतिम उद्देश्य क्या है। योग का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो योग का अंतिम उद्देश्य क्या है, 4 ऑप्शन है। अच्छा व स्वस्थ शरीर, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष व स्वयं का साक्षात्कार या प्राणायाम। देखिए चारों ऑप्शन एकदम सकारात्मक है, तो ऐसे ऑप्शन देख करके आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एग्जाम में दरअसल होता यही है कि एग्जामिनर भी क्या करता है ना, वहां पर कि कुछ ऑप्शन ऐसे रखता है कि नकारात्मक टाइप के, और एक या दो हो जाएगा उसमें सकारात्मक, तो वहां पर आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, योग। अब ये तो हर कोई व्यक्ति जिसने नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी जानता है कि योग के जितने भी परिणाम होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने सकारात्मक है, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है ना। तो इसमें लेकर के कंफ्यूज ना हो, एकदम स्पष्ट रखे अपना नजरिया। योग का अंतिम उद्देश्य पूछा गया है, योग का अंतिम उद्देश्य पूछा गया। आप देखिए, अच्छा व स्वस्थ शरीर, योग करता है कोई व्यक्ति तो उसका शरीर अच्छा भी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये योग का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता, ये तो प्रारंभिक उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति, ये भी अंतिम उद्देश्य नहीं है योग का, और प्राणायाम का अभ्यास करना ये भी अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऑप्शन सा को अगर आप देखोगे तो क्या कहा गया है, मोक्ष व स्वयं का साक्षात्कार। और मुख्य जो लक्ष्य है इसका, जो मुख्य उद्देश्य है योग का, वो क्या है, साक्षात्कार करना, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो अंतिम उद्देश्य होगा क्या हो जाएगा, मोक्ष एवं स्वयं का साक्षात्कार। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा था, मतलब ये सूत्र किसने दिया था। तो आप सभी भली बात जानते हैं, पंतजलि ने दिया था, महर्षि पंतजलि ने दिया था। क्लियर है। और महर्षि पंतजलि के बारे में दोस्तों आपको शायद याद होगा, आपने अगर प्राचीन इतिहास कभी पढ़ा हो तो उसमें एक नाम आता है प्राचीन इतिहास में, गुप्त काल के अंतर्गत आता है पुष्यमित्र शुंग का, है ना, पुष्यमित्र शुंग का। तो गुप्त काल नहीं, माफ कीजिएगा, प्राचीन इतिहास में एक राजा रहे हैं पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है लगभग 400-500 ईसा पूर्व की कहानी है ये। तो उन्होंने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो वो अश्वमेघ यज्ञ के जो मुख्य आचार्य थे वो ये पंतजलि ही थे, मतलब इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न करवाया था, ठीक है ना। तो ऐसे एक दूसरे से कड़ियां जोड़ करके रखे, ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहेगी ना, तो क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, योग का लक्ष्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है। अभी अगर हम अंतिम लक्ष्य की बात करेंगे तो मोक्ष, ठीक है ना, और अपने आप को जोड़ना। अगर हम सिर्फ लक्ष्य की बात कर रहे हैं, अगर लक्ष्य की बात करें तो शरीर सुंदर बनाना, धार्मिक बनना, व्यायाम करना या आध्यात्म। तो इसका एक समग्र लक्ष्य की अगर बात करें तो इसका समग्र लक्ष्य होगा अध्यात्म। क्या हो जाएगा, अध्यात्म, क्योंकि इस अध्यात्म के अंतर्गत ये सारी बातें इसी में समाहित हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक योग की खोज सबसे पहले कब हुई थी, प्रारंभिक योग की खोज। अब यहां पर कौन से योग की बात की जा रही है, प्रारंभिक योग की, मतलब ये कि दुनिया में पहली बार ही योग कब आया था, और ये बात आप समझ भी चुके हैं। ये महर्षि पंतजलि की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रारंभिक योग की बात कर रहे हैं।
महर्षि पंतजलि ने 500 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 या 300 ईसा पूर्व के बीच में जो है इन्होंने जो है योग की स्थापना की थी, या कहें कि नए नए सूत्र दिए थे इन्होंने। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक योग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, ये हिंदू नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से, मतलब कि 5000 सालों से इसकी जो है प्रारंभिक योग की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है ना। शास्त्री काल में नहीं, महर्षि पंतजलि के कार्यकाल में नहीं, आधुनिक भारत में नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आर्यन व सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही प्रारंभिक योग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आदि योगी कौन थे। आदि योगी कौन थे। विष्णु थे, गणेश थे, शिव थे, या फिर पार्वती जी को माना जाता है आदि योगी। तो आदि योगी आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आदि योगी शिव को माना गया है। और ये आदि योगी नाम कहां से मिला दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में आपने एक मूर्ति देखी होगी, खंडित मूर्ति, खली की थोड़ी सी खंडित मिली थी, तो वो मूर्ति को ही जो है यहाँ पर उनको ही आदि योगी माना गया था। और आदि योगी के रूप में शिव को ही उस समय पूजा जाता था। कब, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। क्लियर है। और यही मूर्ति योग साधना के जो अवस्था होती है ना, उसमें प्राप्त हुई थी। और यही एक विशेष प्रमाण था प्रारंभिक योग का। क्लियर है, इसलिए इसका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पंतजलि के 5 नियम में निम्न में से कौन से 2 नियम आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंतजलि के 5 नियम है ना, पंतजलि के 5 नियम में इन 4 ऑप्शनों में से 2 नियम है जो इन 2 में एक में है। ठीक है, ऑप्शन आप हालांकि देख चुके हैं। ऑप्शन बा है सोच व संतोष। तो 2 ऑप्शन कहें कि 2 नियम तो ये हो गए, बाकी के 3 नियम और कौन से हैं। तो आप जो है इन 5, अगर 5 नियमों की कहानी आ रही है दोस्तों, तो 5 नियमों के बारे में आपको पता होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से हैं 5 नियम। तो पहला तो 2 नियम तो यही हो जाते हैं आपके, सोच, एक संतोष, उसके बाद में तप, चौथा हो जाएगा स्वाध्याय, और 5वां नियम है दोस्तों इसमें ईश्वर प्रणिधान। क्या हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान। सर मेरे पीछे आ रहा है, देखिए। तो ये 5 नियम है, इन 5 नियमों को बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है 5 नियम में से 2 नियम यहां पर ऑप्शन बी के रूप में सोच और संतोष, शुरुआत के 2 नियम रख दिए गए हैं। हो सकता है सोच और संतोष को हटा दे और तप और स्वाध्याय को रख दे, या फिर ईश्वर प्रणिधान को रख दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 5 नियम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पंतजलि के 5 नियम कौन कौन से थे, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है। प्रत्याहार शब्द, प्रत्याहार क्या है, ये अष्टांग का एक रूप है, अष्टांग का एक अंग है प्रत्याहार। और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना होता है, सांस लेना होता है, बाहरी वस्तुओं से ध्यान को हटाना होता है, या फिर मोक्ष होता है। तो जो 8 अंग बताए गए थे योग के, उनमें से जो प्रत्याहार अंग है, उस प्रत्याहार अंग का मतलब होता है बाहरी वस्तुओं से अपने ध्यान को हटाना। ठीक है, वो जब तक कोई मनुष्य बाहरी वस्तुओं से अपने ध्यान को नहीं हटा सकता, तब तक वह योग साधना में लीन नहीं हो सकता। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सा, अर्थात कि सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पंतजलि अष्टांग योग की अंतिम अवस्था क्या है। पंतजलि अष्टांग योग की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 8 अंग बताए थे। 8 अंग कौन कौन से बताए थे दोस्तों, 8 अंग आपको बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया कि अंतिम अवस्था कौन सी थी, इन 8 अंगों की अंतिम अवस्था कौन सी थी। तो इन 8 अंगों की अंतिम अवस्था मानी जाती है समाधि। कौन सी, समाधि। ठीक है ना, इसलिए उसका ऑप्शन दा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ये अंग है, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, ये सब आसन ही है ना, ये सब अंग ही है, अष्टांग योग के अंग है। ठीक है, उन्हीं में से अंतिम जो अवस्था है वो कौन सी है, समाधि की। क्लियर है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, योग की व्यवस्थित प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई। व्यवस्थित प्रस्तुति, अब इसमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग हालांकि
प्रारंभिक समय से चला आ रहा था, 5000 साल से चला आ रहा था। लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से योग होता क्या है उसको लोगों के सामने रखने का जो प्रथम रूप से महत्वपूर्ण कार्य जो किया था वो महर्षि पतंजलि ने ही किया था। इन्होंने ही एक पूरे विस्तार से समझाया कि योग एक्चुअल में क्या है। योग सूत्रों के माध्यम से, अष्टांगों के माध्यम से इन्होंने पूरे दुनिया के सामने योग साधना को ला करके रखा और एक व्यवस्थित फॉर्मेट में, व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक योग काल किसके साथ माना जाता है? आधुनिक योग काल, अब यहां ध्यान दीजिएगा, योग तो महर्षि पतंजलि के द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक योग की। आधुनिक योग काल के भी कई ऐसे विद्वान रहे हैं, उनमें से एक विद्वान का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो विशेष है, समझिएगा, है ना, जिन्होंने योग साधना को और आगे बढ़ाने का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य किया था। कब? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद जी को योग के साथ में विशेष रूप से जोड़कर देखा जाता है। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक योग काल, आधुनिक योग काल कब से माना जाता है? तो देखिए डेट में भी आपको एकदम अलग ही दिखेगा। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1893 का, 1893 का। अब चूंकि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में आप पढ़ चुके हैं कि आधुनिक काल से संबंधित कौन है? स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये काल पूछ रहा है, समय काल पूछ रहा है कि आधुनिक समय काल। और बेसिकली आधुनिक समय काल की अगर बात करें, आधुनिक काल की अगर बात करें योग साधना के अंतर्गत, तो ये 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच का जो काल था, जो समय काल था ना, उसको माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से कहा गया है कि आधुनिक योग काल, अब इसके प्रणेता हमने स्वामी विवेकानंद को माना, तो उनके समय में ही, उनके समय काल जो रहा था उस समय की हम बात करेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1863 में हुआ था, ठीक है ना। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके 30 साल बाद में इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में एक व्याख्यान दिया था, धर्म सम्मेलन में, याद होगा आप लोगों को। तो वो कब दिया था? 1893 में दिया था। कब दिया था? 1893 में दिया था। अब चूंकि योग का आधुनिक काल स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका ही समय काल यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है 1990, 2006 या 1996, ये जो है एकदम अलग है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन एकदम ए सही होना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर या योगेंद्र जी योग के किस काल से संबंधित हैं? आप सभी जानते हैं ये सभी के सब जो विद्वान रहे हैं ये आधुनिक काल से संबंधित है। किससे? योग के आधुनिक काल से संबंधित है, ठीक है ना। स्वामी शिवानंद, अयंगर साहब और योगेंद्र जी, ये आधुनिक योग के आधुनिक काल से संबंधित है, इसलिए उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संत आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य किस काल से संबंधित रहे हैं? तो आदि शंकराचार्य याद होगा ना नाम, तो आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसे आज 4 धाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, आदि शंकराचार्य। तो कहा जा रहा है कि ये किस काल से संबंधित थे? उत्तर शास्त्रीय काल से, आधुनिक काल से, शास्त्रीय काल से या प्राचीन वैदिक काल से? दोस्तों जो आदि शंकराचार्य जी थे ये शास्त्रीय काल से संबंधित थे, शास्त्रीय काल से। और शास्त्रीय काल दरअसल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आपने उसमें काल जरूर पढ़े, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, बस इतना ही पढ़ा है। लेकिन आपने प्राचीन काल के अंतर्गत गुप्त काल को भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी गुप्त काल के समय के ही थे आदि शंकराचार्य। क्लियर है? गुप्त काल के समय के आदि शंकराचार्य, ठीक है ना। इसलिए शास्त्रीय काल को, सॉरी शास्त्रीय, उत्तर शास्त्रीय काल, दोस्तों यहां पर कुछ मिस्टेक है। शास्त्रीय काल से संबंधित आदि शंकराचार्य को माना जाता है, लेकिन यहां ऑप्शन में उत्तर शास्त्रीय काल दर्शाया जा रहा है। मैं इसको करेक्ट करवाऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि ये शास्त्रीय काल है, शास्त्रीय काल है या फिर उत्तर शास्त्रीय काल है। और वैसे देखिए एग्जाम में भी क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। जब आपको पूरी स्टोरी पता होगी ना, तो स्टोरी में जब आप पढ़ते हैं तो आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठों की स्थापना की थी वो शास्त्रीय काल अर्थात कि गुप्त काल के समय में की थी, ये बात श्योर है। लेकिन अब देखिए यहां ऑप्शन में क्या दिखा गया है? उत्तर शास्त्रीय काल, मतलब कि शास्त्रीय काल समाप्त होने वाला था,
है ना। उस समय की बात, मतलब कि शास्त्री काल समाप्त की ओर था और उसके बाद का जो नया काल आ रहा था, ठीक है, नया काल आ रहा था, उसके बीच का जो समय था उसे हम उत्तर शास्त्री काल कह रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों काल के बीच में। तो यहां पर याद रहे इन दोनों में एक छोटी सी कंफ्यूजन है, और जब भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, तो इसको करेक्ट करने के बाद ही आपको ये पीडीएफ मैं यहां से सेंड करूंगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको भी याद रहे, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार शब्द का अर्थ क्या है। आचार शब्द का प्रवृत्ति, सोचना, कार्य या भोजन। आचार शब्द का अर्थ हो जाएगा यहां पर क्या, प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, मिताहार का मतलब क्या होता है। मिताहार, योग साधना में मिताहार चलता है। मिताहार का मतलब होता है कम भोजन करना या नियमित भोजन करना या संयमित होकर के भोजन करना, ठीक है ना। जितने आवश्यकता उतना ही लेना, इसलिए संतुलित, ऑप्शन सा एकदम सही हो जाएगा, संतुलित भोजन करना, ठीक है। मिताहार का अर्थ होता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, यौगिक अभ्यास की शुरुआत होती है किससे। यौगिक अभ्यास की शुरुआत किससे होती है। यौगिक अभ्यास जो होता है सबसे पहले कैसे, व्यायाम से शुरुआत की जाती है, प्राणायाम से की जाती है, प्रार्थना से या श्वासन क्रिया से की जाती है शुरुआत इसकी। तो यौगिक अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना के साथ शुरुआत की जाती है, किसे, प्रार्थना करते के साथ ही, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा ये आज की जो छोटी सी सीरीज थी ये होती है कंप्लीट 20 प्रश्नों की, और अगले पार्ट में फिर से हम भाग 2 में फिर से 20 प्रश्न लेके आएंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आने वाली जो ये 3 लेक्चर 3 होने वाले हैं, लेक्चर 3 जो चल रहे हैं दोस्तों, जो 3 लेक्चर होंगे, ये 3 लेक्चर होंगे यूनिट 1 के, ठीक है ना। यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को हम इन 3 लेक्चरों में कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होगा उसमें हम यूनिट 2 पर मूव करेंगे, और उसी के साथ में मैं आपको बताते भी चलूंगा ना कि कितने लेक्चर कौन कौन सी यूनिट से रिलेटेड है, और आखिरी में हम इसके मॉडल पेपर पर भी बात करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में वो जो नए स्टूडेंट है उनको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, आप लोगों की प्रॉपर स्टडी के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, बिना कोई चार्ज दिए, बिना कोई फीस दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो डेली अपडेट भी आपको क्लास का मिलता रहेगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।